कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मिट, दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन दिमागों का घर है। मिट के शोधकर्ता नवाचार के अग्रणी हैं, जिसमें वायरलेस पावर ट्रांसमिशन का विकास भी शामिल है। कई सालों से वैज्ञानिक बिजली के वायरलेस ट्रांसमिशन को प्रभावी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और यहां तक कि लेजर बीम द्वारा पावर ट्रांसमिशन, लेकिन सब असफल रहे। पर 2007 में मिट के शोधकर्ताओं ने कमरे के एक छोर से दूसरे छोर तक 7 फीट की दूरी पर बिजली को सुरक्षित रूप से वायरलेस ट्रांसमिट किया। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जिसे पावर कॉर्ड्स को काटने के पहले कदम के रूप में देखा गया। एक ऐसा विश्व जिसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमेशा के लिए स्वचालित रूप से चालू रहेंगे, बिना किसी चार्जिंग या तारों के। इस विचार की कल्पना एक सदी पहले ही कर ली गई थी। इसका श्रेय जाता है आविष्कारक निकोला टेस्ला को, और कुछ के अनुसार वे इस लक्ष्य को वास्तव में प्राप्त करने के करीब थे। वायरलेस पावर के लिए टेस्ला के विचारों की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा केवल संक्षेप में जांच की गई है, और 1899 से 1900 के बीच कोलोराडो स्प्रिंग्स में किए गए टेस्ला के परीक्षणों ने यह सत्यापित किया कि वायरलेस का उपयोग वास्तव में संभव था। उन्होंने एक विशाल टावर बनाया था जो 200 फीट ऊंचा था। उनके सहायक प्रयोगशाला में स्थित थे और टेस्ला ने कहा कि जब मैं तुम्हें संकेत दूंगा तो मैं चाहूंगा कि तुम स्विच फेंको और वायरलेस सिस्टम को चालू करो। टेस्ला 4 मील दूर तक पैदल चले गए। टेस्ला ने धरती में बल्ब डाले ताकि यह देखा जा सके कि उनका टावर वास्तव में धरती के साथ वायरलेस सर्किट बना रहा है या नहीं। अगर ऐसा होता तो बल्ब जल उठते। ये बल्ब जल उठे, जिससे यह साबित हुआ कि वे बिजली को बड़ी दूरी तक वायरलेस तरीके से ट्रांसमिट कर सकते थे। लेकिन उन्होंने इसे एक रहस्य बनाए रखा। उन्होंने इसे अपने सहायक से भी गुप्त रखा, जो पूरी तरह से नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। शोरहम, न्यूयॉर्क, 1901 में टेस्ला ने बैंकर जेपी मॉर्गन को $150,000 देने के लिए राजी कर लिया ताकि वे एक रेडियो स्टेशन का निर्माण कर सकें। लेकिन इसके बजाय उन्होंने पैसे का उपयोग एक विशाल वायरलेस ट्रांसमीटर बनाने के लिए किया, जिसे वे वार्डेन क्लिफ टॉवर कहते थे। वार्डेन क्लिफ टॉवर 187 फीट ऊंचा था, लेकिन यह जमीन में 120 फीट नीचे भी था। टेस्ला ने कल्पना की थी कि प्राप्ति स्टेशन बिल्कुल वार्डेन क्लिफ टॉवर जैसे दिखेंगे। उन्होंने सोचा था कि वे विभिन्न नोडल बिंदुओं के माध्यम से ऊर्जा को वायरलेस तरीके से स्थानांतरित कर सकते हैं। यहां तक कि उन्होंने यह भी सोचा था कि वे इस सिस्टम का उपयोग करके विभिन्न ग्रहों तक बिजली पहुंचा सकते हैं। लेकिन टेस्ला का सपना कि वायरलेस बिजली का उच्चतम प्रभावी प्रसारण हो सके तब समाप्त हो गया जब 1904 में उनके फंडर जेपी मॉर्गन को टेस्ला की वास्तविक मंशा का पता चला कि वे पूरी दुनिया को मुफ्त बिजली प्रदान करना चाहते थे। अतिरिक्त फंडिंग की कमी के कारण 1908 तक परियोजना पूरी तरह से छोड़ दी गई और 1917 में टॉवर को ध्वस्त कर दिया गया। कोई भी कंपनी, कोई भी निगम अपनी तकनीक मुफ्त में देना नहीं चाहता। इसलिए टेस्ला को बंद कर दिया गया ताकि दुनिया को मुफ्त ऊर्जा न मिल सके। टेस्ला ने कैसे कई मील तक बिजली वायरलेस तरीके से ट्रांसमिट की, जबकि आधुनिक वैज्ञानिक केवल 7 फीट तक ही कर पाए। टेस्ला ने अपने कई आविष्कारों का श्रेय अपने मस्तिष्क में उन्हें पूरी तरह से महसूस करने की क्षमता को दिया। उन्होंने यह भी वर्णन किया कि तीव्र रोशनी के फ्लैश का अनुभव करने के बाद तीव्र रचनात्मकता और स्पष्टता के क्षण आते थे। उन्होंने कहा कि वे एक आविष्कार को अपनी आंखों के सामने लगभग होलोग्राफिक विवरण में देख सकते थे। उन्होंने कहा कि वे इन विजन को घुमा सकते थे, उन्हें टुकड़ा टुकड़ा करके अलग कर सकते थे, और उन्हें पता था कि इन आविष्कारों का निर्माण कैसे करना है। उनके महानतम निर्माणों में से एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र है, और यह एक अंतर्ज्ञान के फ्लैश में आया था। उन्होंने महसूस किया कि हम रिसीवर हैं, कि सभी आवेग बाहर से आते हैं और हम इन आवेगों पर काम करते हैं। इसलिए वे नहीं मानते थे कि वे सपनों या आंतरिक विजन से आते हैं। उन्होंने वास्तव में महसूस किया कि हम एक प्रकार से स्वप्रणोदित रोबोट हैं। कुछ प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांतकारों का मानना है कि टेस्ला की असाधारण क्षमताओं और रहस्यमयी विजन के लिए एक और स्पष्टीकरण हो सकता है। वे सुझाव देते हैं कि स्वत एपिसोड यह प्रमाण है कि टेस्ला किसी अन्य दुनिया के स्रोत से जानकारी प्राप्त कर रहे थे।
ये छवियां उनके मन में किसी न किसी तरह फूटती थीं। कुछ कनेक्शन हुआ था, और यह वही तरीका है जिससे बाइबल के भविष्यद्वक्ता अपनी भविष्यवाणी प्राप्त करते हैं। निकोला टेस्ला स्पष्ट रूप से किसी चीज के संपर्क में थे। आपको आश्चर्य होगा कि क्या स्वयं एलियंस उन्हें ऐसे आविष्कारों की छवियां भेज रहे थे जो केवल वे ही समझ सकते थे। निकोला टेस्ला ने महसूस किया कि ब्रह्मांड में कहीं एक ज्ञान आधार है जिसे पूरी मानवता टैप कर सकती है यदि वे इस ज्ञान आधार को ठीक से ट्यून करना जानते हैं। कोलोराडो स्प्रिंग्स, जुलाई 1899। एक तूफान ट्रैक करने के लिए बनाए गए मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर का परीक्षण करते समय निकोला टेस्ला का दावा है कि उन्हें किसी अज्ञात स्रोत से कुछ प्रकार का ट्रांसमिशन प्राप्त हुआ। एक रात वे 600 मील दूर के तूफानों को ट्रैक कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने बीप्स सुनी। और यह अनुक्रम में 3 बीट्स थे और इसलिए यह गणितीय था और इसका उनके लिए कोई मतलब नहीं था। जितना उन्होंने इसके बारे में सोचा, उन्होंने सोचा कि वे बाहरी अंतरिक्ष से आए थे, शायद मंगल ग्रह के निवासियों से। मंगल ग्रह की कक्षा हर 1.8 साल में पृथ्वी के करीब आती है, और एक निकटतम मुठभेड़ में उन्हें विश्वास था कि वे मंगल से संकेत प्राप्त कर रहे थे। संभावना है कि उनके पास एक रिसीवर था जो गैलेक्सियों और विभिन्न अतिरिक्त स्थलीय स्रोतों से आने वाली दरों की तरंगों को प्राप्त करने के लिए संवेदनशील था, जैसा कि अब हम जानते हैं, के संकेतों के रूप में व्याख्या की। लेकिन शायद उनके पास एक खुला चैनल था जिसे हम आज भी नहीं समझते हैं। टेस्ला का मानना था कि यह सोचना बेतुका है कि हम ब्रह्मांड में केवल बुद्धिमान प्राणी हैं। अगर ऐसा है तो वे बुद्धिमानी के पदानुक्रम में कहाँ हैं, और वे पृथ्वी पर एक बुद्धिमान बल के साथ संवाद क्यों नहीं करना चाहेंगे? टेस्ला ने फरवरी 1901 में कोलियर्स वीकली के लिए एक लेख में इस अन्य दुनिया के संचार की रिपोर्ट दी और एलियंस में अपने विश्वास की घोषणा की। टेस्ला अन्य ग्रहों से आगे की रेडियो संचार प्राप्त करने की कोशिश में जुनूनी हो गए। इन ट्रांसमिशन के आधार पर जो टेस्ला प्राप्त कर रहे थे, उन्होंने यह सिद्धांत विकसित किया कि यह अतिरिक्त स्थलीय उपस्थिति सदियों से पृथ्वी पर रही है, कि इन एलियंस ने मानव जाति को शुरू से ही नियंत्रित किया है। ये संचार कितनी दूर गए? क्या यह उस बिंदु तक पहुंच गया जहां वे वास्तव में उपयोगी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम थे जो उन्हें अपने आविष्कारों का निर्माण करने में मदद कर रही थी? कई लोगों का मानना है कि ऐसा ही हुआ था, और टेस्ला का सीधे उनके आविष्कारों के माध्यम से एलियंस के साथ संपर्क था। लेकिन यह चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन टेस्ला के वैज्ञानिक साथियों द्वारा खारिज कर दिया गया और कई लोगों ने उन्हें पागल वैज्ञानिक मान लिया। तो आपके पास निकोलाई टेस्ला है जो दुनिया को विद्युतीकृत कर रहे हैं, शाब्दिक रूप से। फिर जब उन्होंने जेपी मॉर्गन, एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति, के साथ झगड़ा किया, तो उनके साथ एडिसन, एक और शक्तिशाली व्यक्ति, के साथ भी एक प्रसिद्ध झगड़ा हुआ था। फिर यह सामने आया कि शायद वे मंगल ग्रह को संकेत देने की कोशिश कर रहे थे, और उनके दुश्मनों ने उनका मजाक उड़ाने के लिए इस बात का फायदा उठाया। टेस्ला ने परमाणुओं के बारे में बात की जो सौर प्रणालियों की तरह काम करते हैं। प्रकाश एक लहर और कण दोनों की तरह काम कर सकता है। आइंस्टीन को यह कहने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला कि प्रकाश एक कण की तरह काम करता है, और बोर और रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार मिला यह कहने के लिए कि परमाणु छोटे सौर प्रणालियों की तरह थे। तो जब वह वास्तव में क्वांटम भौतिकी के केंद्र में था तो उसे क्वांटम भौतिकी के इतिहास से क्यों हटा दिया गया? इसलिए मुझे लगता है कि उनके साथ भौतिकविदों द्वारा अनुचित व्यवहार किया गया है। और इसका एक कारण यह है कि वह एलियंस से जुड़े थे। क्या निकोला टेस्ला बस अपनी कल्पना को खुद पर हावी होने दे रहे थे? या यह संभव है कि वे वास्तव में अतिरिक्त स्थलीय प्राणियों के संपर्क में थे? बेलग्रेड, सर्बिया। 160,000 से अधिक दस्तावेजों को संग्रहीत करने वाला निकोला टेस्ला संग्रहालय टेस्ला की भविष्य की योजनाओं में कुछ दुर्लभ अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिसमें कुछ लोग अंतरिक्ष यान के चित्र मानते हैं। इतिहासकारों के अनुसार टेस्ला ने 1910 में अपने उड़ने वाले यंत्र पर काम करना शुरू किया, जो क्षेत्र प्रणोदन या एंटी ग्रेविटी के उपयोग पर केंद्रित था। ऐसा माना जाता है कि टेस्ला ने खोजा था कि बिजली की उच्च मात्रा वास्तव में किसी वस्तु में लिफ्ट उत्पन्न कर सकती है। 1920 और 30 के दशक में टेस्ला लगातार एंटीग्रेविटी जहाज़ों के बारे में बात करते थे जो उनके वार्डेन क्लिफ टॉवर से शक्ति प्राप्त कर सकते थे जो बिजली का प्रसारण कर रहे थे।
उन्होंने दावा किया कि इन जहाज़ों के पंख या ईंधन नहीं थे, वे पूरी तरह से विद्युत थे। लेकिन क्या टेस्ला के डिज़ाइन वास्तव में अपने तरह के पहले थे? या यह संभव है, जैसा कि प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांतकारों का सुझाव है, कि इसी तरह के वाहन पहले से ही अतीत में ग्रह का दौरा कर चुके थे? प्राचीन भारतीय महाकाव्यों, वेदों में हमें विमानों का उल्लेख मिलता है, वे उड़न रथ जिन्हें देवता बिंदु ए से बिंदु बी तक यात्रा करने के लिए उपयोग करते थे। इन विमानों में से कुछ बिना किसी प्रयास के किसी भी समय दिशा बदलने में सक्षम थे। तो अब इसे आधुनिक दृष्टिकोण से पढ़ने से पता चलता है कि किसी प्रकार का एंटीग्रेविटी उपकरण उपयोग में था। आप इस प्राचीन से आधुनिक दुनिया तक के लिंक को आधुनिक यूएफओ घटना के साथ जोड़ सकते हैं, और इसलिए यह विचार कि टेस्ला ने एकीकृत डिवाइस पर काम किया हो सकता है, मेरे लिए बहुत प्रशंसनीय है। क्या प्राचीन हिंदू ग्रंथों जैसे महाभारत में उड़ने वाली मशीनों के चित्र वास्तव में यह साबित करते हैं कि टेस्ला ने अन्य दुनिया के ज्ञान को प्राप्त किया था? एंटीग्रेविटी अंतरिक्ष यान डिजाइन करने के लिए? और यदि तथाकथित पागल वैज्ञानिक ने वास्तव में एलियंस के साथ संपर्क किया, तो क्या यह संभव है कि उन्होंने गुप्त रूप से उनकी इच्छाओं को पूरा करना जारी रखा? सिंगापुर एयर शो, फरवरी 2014। राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स नामक एक इजरायली हथियार कंपनी लेजर रक्षा प्रणाली के विवरण का खुलासा करती है। आकाश से मिसाइलों को पल्सिव ऊर्जा से गिराने में सक्षम। सैन्य हार्डवेयर को आयरन बीम कहा जाता है। आयरन बीम की अवधारणा यह है कि यह अनिवार्य रूप से एक उच्च ऊर्जा लेजर है जो लक्ष्य को तेजी से गर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। हम विमान, ड्रोन, मिसाइलों के बारे में बात कर रहे हैं। किसी भी चीज को जो किसी शहर पर हमला कर सकती है, उसे आयन द्वारा आकाश में नष्ट किया जा सकता है। यह टेस्ला की मृत्यु दर की तरह बहुत अधिक लगता है। यह बिल्कुल वही तकनीक है जिसके बारे में टेस्ला 1920 और 30 के दशक में बात कर रहे थे कि इन बीम हथियारों का उपयोग मिसाइलों और प्रोजेक्टाइल को गिराने के लिए किया जा रहा है। युद्ध विभाग ने आइंस्टीन और ओपेनहाइमर के परमाणु बम को टेस्ला के साथ नहीं रखा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इजराइल इस आयरन बीम तकनीक का विकास कर रहा है। उन्होंने महसूस किया कि परमाणु हथियार अत्यधिक विनाशकारी थे। क्या यह संभव है कि टेस्ला ने एक समय देखने या समय यात्रा तकनीक विकसित की और वे इन घटनाक्रमों से अवगत हो गए? टेस्ला ने एक बार कहा था कि वर्तमान उनका है, लेकिन भविष्य जिसके लिए मैंने वास्तव में काम किया है, वह मेरा है। क्या टेस्ला ने वास्तव में भविष्य देखा था? क्या आयरन बीम इस बात का प्रमाण हो सकता है कि मृत्यु दर के लिए योजनाएं न केवल मौजूद थीं, बल्कि उन्हें जब्त भी किया जा सकता था और संयुक्त राज्य सरकार द्वारा उन्हें लागू भी किया जा सकता था? ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि निकोला टेस्ला न केवल एलियंस के संपर्क में थे, बल्कि उन्हें एक मिशन को पूरा करने और मानव जाति के लिए एक नए युग की शुरुआत करने के लिए भेजा गया था। एक बड़ा सवाल यह है कि टेस्ला कौन है? क्या वे एक प्रकार से अवतार हैं, एक प्रबुद्ध प्राणी जो पृथ्वी पर मनुष्यों की मदद करने के लिए आता है? कोई वास्तव में नहीं जानता कि वास्तव में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि टेस्ला खुद को एक कलाकार के रूप में देखता है। महसूस करते हैं कि वे उच्च उद्देश्य के साधन हैं, और टेस्ला निश्चित रूप से महसूस करते थे कि वे उन्हीं रेखाओं के साथ काम कर रहे थे। मानवता के लिए एक एजेंडा है, एक योजना है, और हर पीढ़ी में जो भी शक्ति इस योजना के पीछे है, वह पृथ्वी पर कुछ विशिष्ट आत्माओं को भेजती है जो या तो जन्म से उच्च ज्ञान के रिसेप्टर्स बनने में सक्षम। आपको आश्चर्य होगा कि क्या टेस्ला को एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए एलियंस द्वारा पृथ्वी पर प्रत्यारोपित किया गया था। इन सभी अद्भुत उपकरणों की कल्पना करने और उन्हें आविष्कृत करने के लिए। अगर एलियंस ने टेस्ला को एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखा, तो क्या वे जो हासिल करने की उम्मीद कर रहे थे, वह हासिल कर पाए? उत्तर शायद नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर टेस्ला की तकनीकों को यहाँ पृथ्वी पर खुले तौर पर स्वीकार किया गया होता, तो हम रेगिस्तानों को हरा भरा कर सकते थे। हम टेबलटॉप ऊर्जा स्तरों के साथ महासागरीय जल को मीठा बना सकते थे। हमारे पास एक पूरी तरह से नई और अलग दुनिया हो सकती है जिसमें हमें ऊर्जा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ता, जिसमें हमारे पास एंटीग्रेविटी क्राफ्ट होता, जिसमें हमारे पास टेलीपोर्टेशन तकनीक होती और जिसमें हम यहाँ पृथ्वी पर वास्तव में एक स्वर्ण युग में प्रवेश कर जाते।